गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने ये VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड देख ली थी। वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड जो है वो हमने देख ली थी। ये रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें हमने ब्रेकडाउन वोल्टेज ये एक पार्ट देख लिया था, और ये है फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें हमने नी पॉइंट देख लिया था जहाँ पे वोल्टेज फुल्ली कंडक्शन में आ जाता है। अब दो छोटे पॉइंट्स बाकी है और उसके बाद ये 11th का जो सेमीकंडक्टर है उसकी रिवीजन यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, या फिर उसकी इंट्रोडक्शन समझ लो। तो ये दो छोटे पॉइंट्स कौन से हैं? तो दो नाम आपको आपके टेक्स्ट बुक में दिखाई देंगे 11th के, वो है डायनामिक रेजिस्टेंस एंड स्टैटिक रेजिस्टेंस। पहले शुरुआत कर लेता हूँ डायनामिक रेजिस्टेंस से। सो डायनामिक रेजिस्टेंस यानी मान लो ये ग्राफ पे मैं दो पॉइंट्स ले लेता हूँ ऐसे, एंड नाउ सो दिस gap is basically change in voltage, that is nothing but delta V, and this is nothing but change in current, corresponding change in current delta I. यानी whenever voltage changes by say delta V amount, then change in current is delta I. So the resistance is delta V upon delta I. अब यहाँ पे आप देख लो कि ये जो रेजिस्टेंस है ये मैंने निकाला है बाय टेकिंग दीज टू पॉइंट्स एज रेफरेंस पॉइंट्स। तो इसमें ऑब्वियसली मुझे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ये कैलकुलेशंस में ग्राफिकल मेजरमेंट से मैं कैलकुलेशंस कर सकता हूँ, और ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करके मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। पर अगर मैं ये दो पॉइंट्स अगर चेंज करता हूँ तो फिर मुझे सेम रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये डिपेंड करता है कि आपने कौन से दो रेफरेंस पॉइंट्स कंसिडर किए हैं। इसलिए इस मेथड से जो आप रेजिस्टेंस निकालोगे उसे कहते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस। अब दूसरी मेथड, मैं इस ग्राफ पे कोई भी एक सिंगल पॉइंट ले लेता हूँ, जैसे कि ये एक पॉइंट मैंने ले लिया और उसका करस्पॉन्डिंग वोल्टेज है V और करंट I मैंने नोट कर लिया, एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज V अपॉन I। अब जो कि वो पॉइंट फिक्स है उस ग्राफ पे, तो इसका मतलब ये है कि उस पॉइंट पे ये रेजिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगा, आपको अलग वैल्यू नहीं मिलेगी फॉर दैट पॉइंट ओनली। हाँ, मैं पॉइंट चेंज करता हूँ तो उस पॉइंट के लिए, करस्पॉन्डिंग पॉइंट के लिए रेजिस्टेंस चेंज रहेगा, बट फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट मेरा रेजिस्टेंस जो है वो मुझे सेम मिलेगा। और अगर मैं एक ही पॉइंट को एज अ रेफरेंस पॉइंट लेता हूँ तो जो रेजिस्टेंस मुझे मिलेगा उसे मैं कहूँगा स्टैटिक रेजिस्टेंस। तो ये था डायनामिक रेजिस्टेंस और ये है स्टैटिक रेजिस्टेंस। ये दो चीज़ें आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन की गई है। सो जस्ट गो थ्रू दोज पॉइंट्स। और अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें आपके टेक्स्ट बुक में दी है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, जस्ट गो थ्रू दोज पॉइंट्स। और अब इसके बाद इवन उन्होंने कुछ स्पेशल फंक्शन डायोड्स भी मेंशन किए, सोलर सेल, फोटो सेल, बट ये पूरा सोलर सेल फोटो डायोड, तो ये सब कुछ हम 12th में शुरू करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। सो इसीलिए अभी यहाँ तक मैं कहूँगा कि 11th का जो सेमीकंडक्टर है वो मैं फिनिश कर रहा हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट मुझे चाहिए 12th के सेमीकंडक्टर के लिए। तो फिलहाल कंक्लूजन यहाँ पे क्या पता चला हमें ये पता चला कि ये जो डायोड है इट कंडक्ट्स ओनली इन वन डायरेक्शन जब वो फॉरवर्ड बायस होता है, और जब वो रिवर्स बायस होता है तो उसमें से कोई भी करंट फ्लो होता नहीं है। ऑफ कोर्स देयर इज़ अ वेरी स्मॉल करंट कॉल्ड एज रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड जब वो रिवर्स बायस होता है, बट ये जो करंट है ना ये निग्लिजिबल करंट है। आप कह सकते हो कि ज़ीरो करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि रिवर्स सैचुरेशन करंट की वैल्यू बहुत कम है और ये करंट से आप कोई भी डिवाइस रन नहीं कर सकते। दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि फॉरवर्ड बायस में डायोड कंडक्ट करेगा और रिवर्स बायस में डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है और इसी को यूज़ करके अब मैं नेक्स्ट 12th का टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, DC सप्लाई। तो पहले हम ब्लॉक डायग्राम देखेंगे और ब्लॉक डायग्राम के बाद एक एक ब्लॉक हम देखेंगे। तो 12th सेमीकंडक्टर शुरू हो रहा है पेज नंबर 344 पे, 344।
और यहाँ पे एक पहले ये ब्लॉक डायग्राम आपको दिखाई देते हैं, उससे पहले का डिस्कशन क्या है वो मैं पहले आपको बता दूँ। देखिए मैक्सिमम डिवाइसेस जो है हमारे पास, अब नाउ हायर वोल्टेज डिवाइसेस, हाई वोल्टेज डिवाइसेस यानी पंखा, फैन, फिर आपका फ्रिज और आपका टीवी, ये जो हाई वोल्टेज डिवाइस, टीवी नहीं बोल सकता आज के डेट में, बट फैन, रेफ्रिजरेटर, देन मेनी अप्लायंसेस दे वर्क ऑन 230 वोल्ट एसी। पर अगर हम कुछ गैजेट्स की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के जैसे मोबाइल, लैपटॉप, ये जो डिवाइसेस है दे वर्क ऑन डीसी। सो यहाँ पे कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं, जैसे मोबाइल की बैटरी चार्ज करनी है आपको, तो आपको डीसी सप्लाई की ज़रूरत है। तो कुछ पॉइंट्स उन्होंने ऐसे मेंशन किए हैं कि पहले तो जो इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं वो एसी जनरेट करते हैं, वी डोंट गेट डीसी। तो एसी इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं, ये वो इसलिए क्योंकि एसी इलेक्ट्रिसिटी जो है, अल्टरनेटिंग करंट जो है, उसे जनरेट करना ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू डीसी। ऑल्सो एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू डीसी, और इसके कुछ कारण भी हैं जो अभी हमें यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अब तो हमारे घर में जो सप्लाई आता है वो है अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी सप्लाई हमारे घर में आता है। तो मोबाइल को रिचार्ज करना है तो हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है डीसी सप्लाई के लिए, और उसका जो काम है वो करता है वो चार्जर का एक छोटा सा बॉक्स जो होता है वो उसका काम करता है। अब उसके अंदर क्या रहता है, तो उसके अंदर ये सब कुछ रहता है, ठीक है। तो ये पहले तो होता है उसके अंदर एक ट्रांसफार्मर जो हमने पढ़ लिया है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फिर एसी सर्किट में ट्रांसफार्मर हमने पढ़ लिया है। ट्रांसफार्मर का काम क्या है, मोबाइल की बैटरी जो है उसके लिए हमें 5 वोल्ट का सप्लाई चाहिए। तो हमारे घर में जो मेन सप्लाई आ रहा है वो है 230 वोल्ट एसी, तो हमें पहले उस 230 वोल्ट को स्टेप डाउन करना पड़ेगा टू 5 वोल्ट, यानी यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है। उसके बाद ये एक डिवाइस है रेक्टिफायर, जो अभी हम इसके बाद तुरंत शुरू करने वाले हैं। रेक्टिफायर का काम है टू कन्वर्ट एसी इंटू डीसी। रेक्टिफायर का काम है टू कन्वर्ट एसी इंटू डीसी, बट यहाँ पे जो डीसी मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा, यानी यहाँ पे जो हमें मिल रहा है वो एसी इस तरह से अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ पे डीसी जो मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा, और क्यों मिलेगा वो भी हम थोड़ी ही देर में पढ़ने वाले हैं। अब ये जो इसको मैं एग्जैक्टली डीसी नहीं कह सकता, क्योंकि डीसी हमारे दिमाग में कैसा है, डीसी मीन्स कांस्टेंट डीसी सप्लाई, तो ये कांस्टेंट नहीं दिख रहा है। इसको कांस्टेंट करने के लिए हम यहाँ पे फिल्टर यूज़ करेंगे। अब ये ग्राफ ऐसे क्यों ड्रॉ किया ये भी हम देखने वाले हैं। उसके बाद अब यहाँ पे मुझे स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही है, तो टू मेक इट अ स्ट्रेट लाइन विल गो यूज़ अ रेगुलेटर। ऑफ कोर्स ये रेगुलेटर का पार्ट आपके सिलेबस से हटा दिया है, जीनर डायोड। बेसिकली रेगुलेशन के लिए हम यूज़ करते हैं जीनर डायोड, बस जीनर डायोड आपके सिलेबस से 2021 के सिलेबस से हटा दिया है। बट एनीवे, तो ये एक रेगुलेटर है जिसकी वजह से हमें कांस्टेंट डीसी सप्लाई मिलता है, एंड दिस इज़ योर मोबाइल बैटरी जो हमें चार्ज करनी है। सो इट मे बी एनी डीसी अप्लायंसेस या फिर एक बैटरी हो सकती है जिसको हमें डीसी सप्लाई, कांस्टेंट डीसी सप्लाई, कांस्टेंट 5 वोल्ट सप्लाई फॉर एग्जांपल देना है, या 12 वोल्ट सप्लाई हमें देना है, तो ये है वो लोड। सो दिस इज़ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एनी डीसी सप्लाई। तो डीसी सप्लाई जब हम कहते हैं तो उसमें बहुत सारे ये इतने सारे कंपोनेंट्स रहते हैं। बढ़ते हैं आगे तो एक एक को हम पढ़ेंगे, बस इसको छोड़ के, इसको हम अभी पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है एसी सर्किट्स में। अब हम शुरू करते हैं रेक्टिफायर से। रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी। तो ये है आपका पहला हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव क्यों कहते हैं आप समझ जाओगे थोड़ी देर में। तो सबसे पहले ये है आपका मेन सप्लाई, एसी सप्लाई जो आपके घर में आता है। दिस सप्लाई इज गिवन टू अ ट्रांसफार्मर। ये जो यूनिट है ये इतना, दिस इज द प्राइमरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर, दिस इज सेकेंडरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अगर आपको हायर वोल्टेज चाहिए तो यू कैन गो फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसके बाद टू एंड्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल आर कनेक्टेड टू डायोड एंड लोड रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो एसी वोल्टेज है अक्रॉस द प्राइमरी, उसकी वजह से सेकेंडरी में एसी वोल्टेज इंड्यूस होगा। तो यहाँ पे जो वोल्टेज मैं दिखा रहा हूँ दिस इज एक्चुअली एसी वोल्टेज विच इज इंड्यूस्ड
इन सेकेंडरी कॉइल। इसे याद रखना कि ये जो वोल्टेज मैं दिखा रहा हूँ दिस इज एक्चुअली एसी वोल्टेज। तो सेकेंडरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर तक एसी वोल्टेज हमें मिल रहा है। ऑफ कोर्स स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो यहाँ पे ये जो पीक वैल्यू है वो कम रहेगी, स्टेप अप ट्रांसफार्मर तो पीक वैल्यू ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट नाउ अब ये डायोड कैसे काम करेगा यहाँ पे, तो हमने देखा कि डायोड कंडक्ट्स ओनली इन वन डायरेक्शन, तो उसे ज़रा समझ लेते हैं। तो मान लो कि ये मैं बात कर रहा हूँ एक फर्स्ट हाफ साइकिल, आई विल कॉल इट एज पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा, दिस पॉइंट ए विल बी पॉजिटिव एंड बी विल बी नेगेटिव। सो इन दिस केस आप देख सकते हो पी साइड ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड एन साइड ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव। क्या होगा इसकी वजह से, जब P पॉजिटिव को कनेक्ट होता है और N नेगेटिव को कनेक्ट होता है तो क्या होता है, डायोड बिकम्स फॉरवर्ड बायस, और जब डायोड फॉरवर्ड बायस होता है देन देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट थ्रू द डायोड। तो यहाँ पे ये डायोड में से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। कब तक, एज लॉन्ग एज दिस हाफ साइकिल इज प्रेजेंट, जब तक ये हाफ साइकिल है तब तक डायोड में से करंट फ्लो होता रहेगा एंड द करंट विल फॉलो दिस वोल्टेज। सो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज बनेगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस, क्योंकि रेजिस्टेंस में से करंट जा रहा है तो डेफिनेटली V इज इक्वल टू IR के हिसाब से रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है अक्रॉस द रेजिस्टेंस वो भी इस तरह से रहेगा। सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लोड या फिर रेजिस्टेंस। अब आगे क्या होगा, अब आगे जो हाफ साइकिल आ रहा है दैट इज नेगेटिव हाफ साइकिल। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा, A will become negative and B becomes positive. So in this क्या होगा, यहाँ पे P जो है that is connected to negative and N is connected to positive। जब डायोड का P साइड नेगेटिव को कनेक्ट होता है और N साइड पॉजिटिव को कनेक्ट होती है, सो इन दैट केस डायोड बिकम्स रिवर्स बायस, और जब डायोड रिवर्स बायस होगा देन देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड। इन दिस सिचुएशन अगर कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, यानी रेजिस्टेंस के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगा एंड हेंस इन दिस केस देयर इज नो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस। यहाँ पे कोई भी वोल्टेज बनेगा नहीं, जनरेट नहीं होगा। फिर से नेक्स्ट हाफ साइकिल कौन सा आ गया, पॉजिटिव हाफ साइकिल आ गया। फिर से A जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और B जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। अगेन डायोड बिकम्स फॉरवर्ड बायस, अगेन देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम C टू D, तो फिर से करंट फ्लो होगा एंड अगेन देयर विल बी अ वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। नेक्स्ट वी हैव नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल में फिर से ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, P इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, N इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, डायोड फिर से रिवर्स बायस हो जाएगा एंड अगेन कोई भी करंट इस सर्किट में फ्लो नहीं होगा और हमें यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि इस रेजिस्टेंस में से जो करंट फ्लो हो रहा है इट इज़ ओनली फ्रॉम C टू D, D टू C कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, सिर्फ C टू D, D टू C में करंट नहीं जा रहा है, यानी करंट की डायरेक्शन जो है इस सर्किट में वो एक ही डायरेक्शन है, दो डायरेक्शंस नहीं है। अगर दो डायरेक्शंस रहती तो हम बोलते थे कि इट इज़ AC, बट यहाँ पे AC नहीं है, करंट की डायरेक्शन सेम है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है अक्रॉस द रेजिस्टेंस, हेंस द वोल्टेज विच इज़ जनरेटेड हियर इज़ DC। हम इसे बोल सकते हैं कि ये DC है, इट इज़ नॉट AC। सो इस तरह से हमने AC को DC में कन्वर्ट कर लिया। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो ठीक है भाई DC है, बट हमारे लिए DC क्या है, DC शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, इट इज़ अ कांस्टेंट वोल्टेज लाइन। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं नाउ दिस इज V आउट एंड दिस इज वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी, ठीक है। सो हमारे लिए क्या है कि DC वोल्टेज जो है ना वो स्ट्रेट लाइन चाहिए, वो एक कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कांस्टेंट वोल्टेज नहीं है, ये वोल्टेज कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, ठीक है। दूसरा, इसके लिए क्या करना है मैं थोड़ी देर में आपको बता दूंगा। दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पे देखो ये हाफ साइकिल में हमें कोई वोल्टेज ही नहीं मिल रहा है। एक्चुअली यहाँ पे वोल्टेज है, यानी सेकेंडरी में वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, बट यहाँ पे हमें कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। यानी जितनी इफ़िशेंसी हमें चाहिए उतनी इफ़िशेंसी हमें नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि जो हाफ साइकिल है वो वेस्ट हो रहा है, उसमें हमें कोई भी एनर्जी नहीं मिल रही है, तो उसकी वजह से जो हाफ साइकिल है वो वेस्ट हो रहा है और उसकी वजह से ये हाफ वेव रेक्टिफायर जो है उसकी इफ़िशेंसी बहुत
कम हो जाती है। कई जगह पे ये यूज़ होता है, जैसे बहुत प्रिसाइज रिक्वायरमेंट नहीं है एफिशिएंसी की, तो वहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर यूज़ होता है। बट अब हम देखने जा रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये जो ड्रॉबैक है एफिशिएंसी का, उसको हम ओवरकम करने वाले हैं। तो वो कैसे, वो देख लो ज़रा। तो ये है सर्किट फॉर फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अब हमें यहाँ पे दोनों हाफ साइकिल में आउटपुट वोल्टेज मिलने वाला है। कैसे, ज़रा देख लो। सबसे पहले एज यूजुअल यहाँ पे ये मेन सप्लाई है जो आपके घर में आता है। देन वी हैव अ ट्रांसफार्मर असेंबली लाइक दिस, और हमने यहाँ पे दो डायोड यूज़ किए हैं D1 एंड D2, जिनका कनेक्शन कुछ इस प्रकार से है। देन वी हैव अ लोड रेजिस्टेंस एंड वन एंड ऑफ द लोड रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द सेंटर ऑफ द सेकेंडरी। इस तरह के ट्रांसफार्मर को कहते हैं सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यानी सेकेंडरी के इस सेंटर पॉइंट से हम एक और कनेक्शन ले लेते हैं, यानी सेकेंडरी के 3 टर्मिनल्स रहते हैं, A, B एंड C। ठीक है, यहाँ तक आ गए। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि व्हेन A इज़ पॉजिटिव, जब मैं कहता हूँ कि A इज़ पॉजिटिव, B इज़ नेगेटिव, इसका मतलब ये रहता है कि A इज़ एट हायर पोटेंशियल देन B। लेकिन यहाँ पे बीच में C भी है, तो मैं थोड़ा इसको ब्रेकअप में करूँगा अभी। कैसे, A इज़ एट हायर पोटेंशियल देन C एंड C इज़ एट हायर पोटेंशियल देन B। जब A निगेटिव होगा और B पॉजिटिव रहेगा, इन दैट केस B इज़ एट हायर पोटेंशियल एज कम्पेयर टू C एंड C इज़ एट हायर पोटेंशियल एज कम्पेयर टू A। इसे पक्का याद रखना, कोई डाउट है तो आप बाद में पूछ सकते हो। सो इस तरह से ये सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर रहता है। सो सबसे पहले हम अभी कंसिडर करेंगे फर्स्ट हाफ साइकिल। सो लेट A बी पॉजिटिव एंड B बी नेगेटिव। नाउ इन दिस केस A is more positive as compared to C and C is more positive as compared to B। एक्चुअली B ये यहाँ लिखना ज़रूरी है, वैसे यहाँ लिख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एनीवे चलिए। सो A is more positive as compared to C, C is more positive as compared to B। यहाँ पे D1 का जो P है इट इज़ कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड N जो है इट इज़ कनेक्टेड टू लोअर पोटेंशियल दैट इज C। तो D1 विल बी फॉरवर्ड बायस। D2 देखो, D2 का जो P है इट इज़ कनेक्टेड टू निगेटिव, यानी वो तो रिवर्स बायस हो जाएगा। सो D1 इज़ फॉरवर्ड बायस एंड D2 इज़ रिवर्स बायस। सो इन दिस केस नाउ बहुत केयरफुली ये जो पाथ है, करंट पाथ, इसे ज़रा देख लो। सो व्हेन करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग, तो करंट फ्लो होगा ऐसे, विल स्टार्ट फ्रॉम A टू ये जाएगा P, एज दिस डायोड इज़ फॉरवर्ड बायस, तो करंट ये ऐसे फ्लो होगा। अब P से ये D2 में नहीं आएगा। D2 में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि D2 तो रिवर्स बायस हो गया है। सो D2 डायोड इज रिवर्स बायस, तो उसकी वजह से करंट P से Q जाएगा, Q से R, R से C। तो जो करंट पाथ है फॉर D1, सो D1 की जो करंट पाथ है दैट इज A P Q R C A, क्योंकि ये लूप कंप्लीट होता है। सो ये है करंट पाथ ऑफ D1। तो इस लोड रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज फ्रॉम Q टू R। ठीक है, अब नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा, नेक्स्ट हाफ साइकिल में होगा ये कि दिस A बिकम्स नेगेटिव एंड B बिकम्स पॉजिटिव। अब क्या होगा, तो यहाँ पे D2 जो है, अब उसका जो P साइड है इट इज़ कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव। D1 की P साइड जो है दैट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, दैट्स व्हाई D1 बिकम्स रिवर्स बायस एंड एक मिनट। सो यहाँ पे आपके बुक में ऐसी डायग्राम है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ D1। ठीक है, ये पॉजिटिव साइकिल में जो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस मिलेगा इट इज़ बिकॉज ऑफ D1। अब बात करते हैं नेक्स्ट हाफ साइकिल की, जो मैंने पहले ही शुरू कर दी है। A निगेटिव है, B पॉजिटिव है, D2 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, D1 रिवर्स बायस हो जाएगा, देयर इज नो करंट थ्रू D1। सो करंट विल स्टार्ट फ्रॉम B से जाएगा P से अब ऊपर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा ऊपर, क्योंकि D1 जो है वो रिवर्स बायस हो गया। सो D1 रिवर्स बायस होने की वजह से करंट अभी P से Q जाएगा, Q टू R, R टू C। सो व्हेन D2 इज फॉरवर्ड बायस, आपका जो करंट है दैट इज B P Q R C B। दिस इज द पाथ ऑफ D1, दिस इज द पाथ ऑफ D2। तो यहाँ पे जो वोल्टेज बनेगा अक्रॉस द रेजिस्टेंस इट इज़ बिकॉज ऑफ D2।
ये दो बस सेपरेट ग्राफ उन्होंने दिखाया, ऐसा नहीं है कि यहाँ दो दो अलग अलग वोल्टेज जनरेट हो रहे हैं। जो वोल्टेज आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, वो आ रहा है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। सो बेसिकली वी कैन डायरेक्टली ड्रॉ दिस ग्राफ, बट उन्होंने समझने के लिए ये इस तरह से दो अलग अलग ग्राफ दिखाए हैं। अगेन इन दिस पॉजिटिव हाफ साइकिल D1 इज फॉरवर्ड बायस, तो आपको यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा। इन दिस नेगेटिव हाफ साइकिल D2 इज फॉरवर्ड बायस, तो आपको यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन उन्होंने फाइनली यहाँ पे दिखा दिया है। सो दिस इज द एक्चुअल वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। सो अभी हम देख सकते हैं वो ये है कि दोनों हाफ साइकिल में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल में, दोनों हाफ साइकिल में हमें वोल्टेज मिल रहा है। कोई भी हाफ साइकिल ब्लैंक नहीं जा रही है, हर एक हाफ साइकिल में हमें वोल्टेज मिल रहा है। और इसके कारण ये जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसमें हमें इफ़िशेंसी ज़्यादा मिलती है। फुल वेव रेक्टिफायर में हमें इफ़िशेंसी ज़्यादा मिलती है। कुछ और चीज़ें हैं यहाँ पे बताने के लिए। अब ये डीसी है क्या? हाँ डीसी है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। Q to R देखो, A P Q R P Q R, और जब D2 फॉरवर्ड बायस होता है तो भी B P Q R P Q R। तो दोनों हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन थ्रू दिस लोड जो है वो तो सेम ही है, यानी यहाँ पे हमें DC ही मिल रहा है। पर प्रॉब्लम क्या है, DC की कांस्टेंट वैल्यू हमें नहीं मिल रही है। तो कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिल रही है, इस तरह के DC को हम कहते हैं पल्सेटिंग डीसी। इस तरह के डीसी को हम कहते हैं पल्सेटिंग डीसी। अब मुझे नेक्स्ट एक काम करना है, मुझे करना है ये कि ये पल्सेटिंग डीसी को मुझे स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना है। मुझे कांस्टेंट डीसी वोल्टेज चाहिए, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा फिल्टर। यस, नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ दैट कंप्लीट पावर सप्लाई ब्लॉक डायग्राम, नेक्स्ट ब्लॉक है आपका फिल्टर। तो ये फिल्टर कैसे रहता है ये अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये ग्राफ एज इट इज़ रखूँगा, ये थोड़ा ऊपर कर लूँगा, थोड़े चेंजेस करूँगा। इस डायग्राम में मैं कुछ नहीं करूँगा, बस ये आउटपुट आप याद रखना। ये आउटपुट अभी मैं थोड़ा ऊपर ड्रॉ करूँगा, मुझे कुछ और नेक्स्ट ग्राफ बनाना है। ओके, तो थोड़ा चेंज कर दिया मैंने प्रीवियस डायग्राम में। यहाँ पे वो कैपेसिटर ठीक नहीं दे रहा है, 1 मिनट दे दो मुझे। हाँ जी, तो थोड़े चेंजेस कर लिए मैंने डायग्राम में। ये रेजिस्टेंस कैपेसिटर दोनों को उधर शिफ्ट कर लिया। इवन आपके टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम है फिल्टर की, उसमें उन्होंने 16.6 फिगर जो है उसमें कैपेसिटर पहले दिखाया है रेजिस्टेंस के, मैंने बाद में दिखाया। उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों पैरेलल में ही है, इसलिए कोई प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं होगा। सो अब क्या है यहाँ पे कि आपको ये पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज मिल रहा है अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, लेकिन हमारा काम क्या है, हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है कि हमें कांस्टेंट डीसी चाहिए। तो कांस्टेंट डीसी लाने के हम क्या करेंगे, वी विल कनेक्ट अ कैपेसिटर अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। अब उससे क्या होगा, देखो ये आपका आउटपुट है अक्रॉस द रेजिस्टेंस, इसको डॉटेड में मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो जैसे ही ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज मैक्सिमम पे जाएगा, उसी वक्त आपका जो ये पैरेलल में कनेक्टेड कैपेसिटर है वो तुरंत चार्ज हो जाएगा। नाउ तुरंत चार्ज हो जाएगा, ऐसा क्यों कहा मैंने, ऐसा इसलिए बिकॉज ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग द चार्जिंग देयर इज़ नो रेजिस्टेंस इन बिटवीन चार्जिंग पाथ। ये करंट के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, पैरेलल में है, बट चार्जिंग करंट जो है वो तो ऐसे जा रहा है, तो चार्जिंग करंट के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। सो अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जिंग करंट इज मिनिमम एंड हेंस कैपेसिटर विल गेट चार्ज क्विकली, बहुत जल्दी वो चार्ज हो जाएगा। अब जैसे ही कैपेसिटर यहाँ पे चार्ज हो जाएगा तो ये पोलैरिटी रहेगी यहाँ पे। अब आगे का डिस्कशन ध्यान से सुनना। अब क्या हुआ, यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। ये जो वोल्टेज है ये ड्रॉप हो रहा है, बट ये वोल्टेज जो है वो कौन सा वोल्टेज है, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तो ये वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, लेकिन कैपेसिटर तो फुल्ली चार्ज है एंड उसकी तो प्रॉपर्टी कि इट विल होल्ड दैट चार्ज एंड हेंस पोटेंशियल डिफरेंस। तो होता ये है कि जैसे ही इसके अक्रॉस का वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, इसके अक्रॉस यानी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो यहाँ का वोल्टेज ज़्यादा है, यहाँ का कम है। सो कैपेसिटर विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग लाइक दिस। तो कैपेसिटर विल डिस्चार्ज थ्रू द रेजिस्टेंस, कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा थ्रू द
रेजिस्टेंस। कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है रेजिस्टेंस के थ्रू, तो यहाँ पे होगा ये कि जितना फास्ट चार्जिंग हुआ है उतना फास्ट डिस्चार्जिंग नहीं होगा। तो जो डिस्चार्जिंग की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो धीरे धीरे वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो ये यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, यानी वो डिस्चार्जिंग प्रोसेस इज नॉट वेरी क्विक प्रोसेस, बिकॉज क्योंकि ये डिस्चार्ज जो हो रहा है इट इज थ्रू द रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस के थ्रू वो डिस्चार्ज हो रहा है। अब क्या, अब यहाँ तक आ गया डिस्चार्ज, तो फिर से ये वोल्टेज तो बढ़ रहा है यहाँ पे, तो फिर से ये कैपेसिटर भी चार्ज हो जाएगा, फिर से यहाँ पे वो डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर से चार्ज, फिर से डिस्चार्ज, फिर से चार्ज, फिर से डिस्चार्ज। इस तरह से हमें कैपेसिटर के अक्रॉस यानी यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा, वी आउट दिखाई नहीं आपको, वी आउट जो आउटपुट वोल्टेज आपको मिलेगा अक्रॉस दिस आफ्टर दिस फिल्टर, तो वो ऐसे मिलेगा। यानी हम अभी कह सकते हैं कि जो पल्सेटिंग डीसी है, तो ये जो पल्सेस है उसको हमने रिड्यूस कर लिया, वी आर ऑलमोस्ट गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन। ऑफ कोर्स वहाँ पे थोड़े बहुत ये वेरिएशंस है, और ये जो वेरिएशंस है ना, आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 346 पे एक नाम है रिपल, ये वेरिएशंस को कहते हैं रिपल। आप देख सकते हो कि आउटपुट वोल्टेज में अभी भी थोड़े बहुत रिपल्स हैं। अब ये रिपल कम करने का एक बहुत ही आसान तरीका है कि ये जो कैपेसिटेंस है, ये कैपेसिटेंस जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही ज़्यादा उतने ही कम रिपल्स रहेंगे। कैपेसिटर की वैल्यू जितनी कम लोगे उतने ज़्यादा रिपल्स मिलेंगे आपको। उसके लिए एक और नेक्स्ट जो ब्लॉक है वो है रेगुलेटर, बट वो हम पढ़ने नहीं वाले हैं। तो रेगुलेटर का काम क्या है, रेगुलेटर ये जो रिपल्स है ना उसको भी पूरी तरह से ज़ीरो कर देता है और आपको एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे मिलती है। बट रेगुलेटर यानी ज़ीनर डायोड जो है वो आपके सिलेबस से हटा दिया है, इसलिए वो हम पढ़ेंगे नहीं। तो रेगुलेटर का काम क्या है, टू रिड्यूस द रिपल्स यानी ये वेरिएशन। अब एक फॉर्मूला दिया है वो है रिपल फैक्टर का। तो सबसे पहले देख लो यहाँ पे कि ये जो मैक्सिमम वोल्टेज है इधर का, और ये जो वेरिएशन का जो मिनिमम वोल्टेज है ये, तो वेरिएशन जो हो रहा है वो ये मिनिमम से मैक्सिमम इस रेंज में हो रहा है, और उसका आधा अगर आप लोगे तो दैट इज़ द पीक वैल्यू ऑफ दैट रिपल, पीक वैल्यू ऑफ रिपल। सो पीक वैल्यू ऑफ रिपल डिवाइडेड बाय √2 विल गिव यू RMS वैल्यू ऑफ रिपल वोल्टेज। तो ये जो RMS रिपल वोल्टेज है उसको मैंने आधा कर लिया क्योंकि पीक वोल्टेज मुझे चाहिए। सो RMS वैल्यू इज पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय √2, तो ये मिलेगा मुझे रिपल RMS वोल्टेज ऑफ रिपल डिवाइडेड बाय ये जो मीन वोल्टेज है, इसका मैंने सेंटर ले लिया, इन दोनों लाइंस का सेंटर, तो वो है मेरा मैक्सिमम वोल्टेज। यहाँ पे नाम दिया है DC कंपोनेंट। तो जो DC कंपोनेंट है, तो ये स्ट्रेट लाइन जो है जो इन दोनों के बीच में से गुजर रही है, दैट इज DC कंपोनेंट VDC। सो रिपल फैक्टर इज इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाय VDC। दिस इज योर रिपल फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल ये अगर 5 वोल्ट है DC वोल्ट, यहाँ से यहाँ अगर ये 5 वोल्ट है और ये जो है ये है, मान लो कि ये 5.2 है, तो ये 0.2 आ जाएगा क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो है 0.2। मैं RMS को कंसिडर करके बता रहा हूँ। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है वो 0.2 का, सो लेट अस अज्यूम कि RMS वोल्टेज इज 0.2 डिवाइडेड बाय DC इज 5 वोल्ट। तो जो डिवीजन होगी दैट इज़ योर रिपल फैक्टर। फॉर्मूला पूछा जा सकता है, इवन कुछ न्यूमेरिकल्स भी इस पे पूछे जा सकते हैं कि क्या है इसकी रिपल फैक्टर, तो ये आपको पूछा जा सकता है। सो एनीवे ये था डिस्कशन रिगार्डिंग पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई, DC पावर सप्लाई जो है वो इस तरह से बनाया जाता है। आपका जो छोटा सा मोबाइल चार्जर रहता है उसमें ये सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है कैपेसिटर फिल्टर का जो डिस्कशन उन्होंने दिया है वो दिया है पेज नंबर 347 पे। और 347 के डिस्कशन के बाद उन्होंने शुरू कर दिया है स्पेशल फंक्शन डायोड्स। और स्पेशल फंक्शन डायोड्स में उन्होंने शुरुआत की है ज़ीनर डायोड से। बट अच्छा, ये ग्राफ जो है ना, ये आपको ग्राफ दिखाई देगा 16.6 में, फिगर 16.6C, ठीक है। तो वहाँ पे 16.6 A B C ऐसी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और
ए जो वैल्यू है 16.6 ए, वो ये दिखाना चाहते हैं, बट उन्होंने एग्जैक्टली साइनोसाइडल उन्होंने वहाँ पे दिखा है। तो एग्जैक्टली साइनोसाइडल एटलीस्ट आपको कैपेसिटर फिल्टर में तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जो 16.6 ए जो है वो ये ग्राफ उन्होंने दिखा है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो पेज नंबर है 347 पे उन्होंने जीनर डायोड शुरू कर दिया है, बट जीनर डायोड मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा। मैं डायरेक्टली नेक्स्ट ये जो नेक्स्ट जो डिस्कशन है वो है स्पेशल फंक्शन डायोड्स या स्पेशल पर्पस डायोड। उसमें पहला है जीनर, वो हटा दो। नेक्स्ट जो स्पेशल फंक्शन डायोड्स है वो है फोटो डायोड, एलईडी, सोलर सेल। वो अभी हम डिस्कशन शुरू करेंगे बट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से।